दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ एक काबिल सूझबूझ वाले बुद्धिजीवी अधिकारी हैं। हालांकि रामपुर में एज ए डीएम उनकी पहली पोस्टिंग है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, वो न सिर्फ काबिल तारीफ़ हैं बल्कि सीख लेने लायक हैं। उनसे जो उनके काम करने का अंदाज़ है, दूसरों को उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि रामपुर में पहले भी कई ज़िलाधिकारी रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपना काम किया, रविंद्र कुमार मादड़ ने जिस तरह से काम शुरू किया कि दिव्यांगों को, गरीबों को जो उनका आशियाना वो दिलवा रहे हैं। ये जो फ़िलहाल जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जिस तरह से उन्होंने जिस मिशन में काम किया है, उसमें ये नंबर 10 मकान है जो किसी दिव्यांग को, ज्ञान सिंह नाम के दिव्यांग है, उनको मिल रहा है यहाँ पर। ये इसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि ये इंस्पिरेशन या ये जो बात की, इनकी जो सोच थी उनके अंदर, ये कहाँ से पैदा हुई, तो इसका जो जवाब दिया वो तो आप आगे सुनेंगे। लेकिन धरातल पे जिस प्रकार से उन्होंने काम शुरू किया है, वो कम ही इतने बड़े अधिकारियों द्वारा करता हुआ दिखता हुआ प्रतीत होता है। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ लगातार सड़कों पर हैं, लगातार अपने काम में हैं और लगातार ही वो प्रयास करते हैं कि उन लोगों को सरकार की योजनाओं का फ़ायदा पहुंचे जो सही मायनों में उसके हकदार हैं। ज्ञान सिंह ये जो एक तरह से विकलांग है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है, उनके घर का भूमि पूजन हो रहा है, और ये भूमि पूजन की एक व्यवस्था है जो उन्होंने की है कि यहाँ पर, और उसके बाद में इनका घर का जो है समझलिए मिलना अब तय हो गया है, और लगभग इनका घर जो है इनको कुछ दिनों के बाद ही इनको मिल जाएगा। तो जिस समझ लीजिए बेघर आदमी को अगर उसका घर मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी का कितना बड़ा सपना, वो सपना सच होता है। जो सपना तो देखता है, लेकिन पूरा वो शायद मुश्किल से ही होता है। बहुत खुशनसीब ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर का सपना अपनी कम कमाई के अंदर में देखते हैं और उनका पूरा होता हो। लेकिन रामपुर जिलाधिकारी ने ये काम कर दिया है, और आपको ये बताता चलूँगा कि ये काम ऐसा किया है कि कोई सरकार कि ऐसी योजना नहीं है कि जिसके तहत, बल्कि सरकार के आदेश उनको ज़रूर प्राप्त हैं या सरकार का सहयोग प्राप्त हैं। वो लोगों से, जो मालदार लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनसे ऐसे लोगों के लिए मदद लेते हैं। कुछ लोगों से कहते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए, आगे आइए, और उनके कहना कोई टाल नहीं सकता। वो लोग खुशी खुशी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, और उन लोगों की मदद से और बाकी सरकार की कोशिशों से, प्रशासन की कोशिशों से जो ये काम हो रहे हैं वो बड़े काबिल तारीफ़ हैं। देखिए हमारी ये शानदार रिपोर्ट, जो डीएम साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो मौके से हमने तैयार किया। शादी कर दी है, लड़का भी छोटा है, वो कहीं काम पे लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, वो भी रहता है। हाँ, बाहर ही है कहीं। ओके मगर इस तरह उधर गोरखपुर साइड तक काम पे गए, कुर्सी में काम करते हैं। ओके, तो आपको पक्का मकान क्यों नहीं बना? अब बनना क्या है, उसके बाद में लड़कियों का क्यों इनके पास, इनका उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में कभी नाम नहीं आया क्या? उसमें सर इनका नाम था नहीं, पहले सर्वे जब हुआ। अच्छा, एससीसीसी में नाम नहीं था इनका। ओके, मुख्यमंत्री आवास के लिए कर रखा जी, होगा। उसमें है सर, उसमें। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आपका जन सहयोग से बनवाएंगे मकान, ठीक है। देखिए, जो हम लोग मिशन समर्थ में जब काम कर रहे थे, जिसमें हमने दिव्यांग बच्चे, 61 दिव्यांग बच्चों का सर्जरी करा के और उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने के बाद में वो बच्चे चलने लगे, तो वहाँ से एक आइडिया आया कि जितने हमारे ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको जो बेघर हैं या कच्चे घर में रहते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें। अगर उनका नाम जो हमारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची है प्रधानमंत्री आवास योजना की या मुख्यमंत्री आवास योजना की, उसमें है तो उससे प्राथमिकता के आधार पर आवास दिलवाएं, और उसमें नहीं है तो फिर हम लोग एक प्रयास करें कि समाज में बहुत अच्छे लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, पर कई बार उन्हें दिशा नहीं पता होती, तो वो एक हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों के जीवन में हम लोग उनकी छत का प्रबंध हो जाए। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक नीड होती है, अगर उसको हम लोग पूरा कर पाने में एक माध्यम बन सकते हैं, और जो लोग हैं ऐसे निर्बल आय वर्ग के लोगों से जुड़ के उनके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक प्रयास है। उसमें आज हमारा ये 10वां मकान की नींव हमने रखी है। एक मकान का हम लोग उसमें उद्घाटन भी कर चुके हैं, और बाकी और 2-3 मकान अभी तैयार होने वाले हैं। तो एक लगातार ये प्रयास है कि आगे भी इस प्रकार के ऐसे लोग जो जिनका कोई सहारा नहीं है कहीं से भी, और कई बार शासकीय योजनाओं से भी नियमों के कारण वंचित रह जाते हैं, तो उनको इस प्रकार से हम लोग
अनाथ ना छोड़ें, उनको भी उनका हाथ थामे और जिला प्रशासन एक संवेदनशील तरीके से उनके साथ में खड़ा रहे और जो समाज के सम्भ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको भी इन लोगों से जोड़ा जाए तो एक समाज में अच्छा वातावरण बनेगा। हमने जब उनसे पूछा कि मिशन सामर्थ्य को लेकर आपके जहन में ये कैसे आइडिया आया, क्योंकि कलेक्टर और डीएम तो रामपुर में और भी रहे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ कुछ प्राथमिकताएं होते हैं, सबका एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करना अच्छा लगता है, तो उसी से दिमाग में विचार आएगा। हरियाणा का नूह यानी मेवाती एरिया, मेवात का एरिया जिस तरह से बदनाम हुआ है, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, वहाँ पर हत्याएं हुई हैं, जलाया गया है, देखिए उस पर एक ख़ास रिपोर्ट की सच्चाई। जिस देश की गंगो जमनी तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर हो, जिस देश के सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हों, जिस देश के सभी लोगों ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हों अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए, तो उस देश के नागरिक एक दूसरे के खून के प्यासे भला कैसे हो सकते हैं। पूर्व में भी जो हुए दंगे, उन्होंने देश के माथे को कलंकित किया। आखिर ये दंगे कौन कराता है, ये कहाँ से दंगाई आते हैं। जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त अंग्रेज़ों ने जो चाल चली थी उसमें कामयाब हुए थे कि एक दूसरे को लड़ाने के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया था वो तो चलिए अब इतिहास बन गया। इतिहास के बुरे क्षणों को यदि आदमी भूल जाए तो उतना ही अच्छा है। लेकिन आज़ादी के बाद में जिसके लिए आज़ादी लड़ी गई थी, आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब हम लोग आपस में अपने देश के अपने घर के अंदर रहकर अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हम कहाँ पे जाएंगे, ये सोचने का विषय है। आज हरियाणा में जो हिंसा हुई है वो सभी को शर्मसार कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक मणिपुर की हिंसा पूरी देश में चर्चा में थी, हालांकि बहुत दिनों तक तो उस पर कोई बयानबाजी नहीं हुई जब, लेकिन वहाँ पे ऐसे ऐसे फ़ोटो आए, ऐसी ऐसी वीडियो आई जो इन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया, तो सारी दुनिया का ध्यान उस तरफ हो गया। सब लोग उस पर शीशा लेदर कर रहे थे कि अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा होता है, क्या ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो इस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं या एक दूसरे को खून के प्यासे बने हुए हैं। लेकिन वो तो चलिए पूर्वोत्तर का एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे कहते हैं कि लोग अभी भी बहुत से जो हैं अपनी खाना जंगी में मसरूफ़ हैं। अभी तक वहाँ समुदायों का झगड़ा है, भाषा शैली का झगड़ा है, आपस में एक दूसरे को कस्टम को लेकर के झगड़े हैं। लेकिन हरियाणा, दिल्ली, यूपी या इन जगहों पर जहाँ के लोग अपने आप को बहुत फॉरवर्ड मानते हैं या बहुत आगे हैं, तमाम इंडस्ट्रियाँ यहाँ से चलती हैं, वहाँ के लोग अगर छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और एक दूसरे को मार काट करने लगें, तो क्या लगेगा कि ये देश 21वीं सदी में है या फिर उसी दौर में पहुँच गया। हरियाणा का नूह क्षेत्र, जिसे मेवात के नाम से जानते हैं, मेवाती के नाम से जो मशहूर, उस क्षेत्र का जोग्राफिया कैसा है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि उस क्षेत्र का कैसा जोग्राफिया है जो राजस्थान को भी जाकर मिलाता है। लेकिन वो क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जो मेवाती मुस्लिम अपने आप को कहलाते हैं। वो मेवाती मुस्लिम कहाँ से आए वो भी आपको आगे वाली वीडियो में पता चलेगा कि मेवाती मुस्लिम कौन है ये। लेकिन उस क्षेत्र में मेवातियों की बहुलता होने के कारण उसको बहुत से लोग छोटा पाकिस्तान यानी मिनी पाकिस्तान कहकर भी बुलाते हैं। कितनी अजीब बात है, अगर देश के किसी हिस्से में कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो क्या उसको छोटा पाकिस्तान कहेंगे। इसी देश के हिंदू और मुसलमान और सबों ने मिलकर, सिख ईसाई सबों ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया था। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पारसी है, कौन क्या है। उस वक्त सब लोग भारतीय थे और भारतीय होने के नाते ही आज़ादी की लड़ाई में अपनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। आज अगर किसी क्षेत्र के अंदर मुस्लिम आबादी के लोग थोड़े से ज़्यादा हैं तो उसको मिनी पाकिस्तान कह के उसको कलंकित करना, उसको अमर्यादित करना, ये बहुत चिंता का विषय है। इस जगह के बड़ यहाँ पर सिर्फ आम लोगों के नहीं बल्कि ऐसे जिम्मेदार लोगों के बयान आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये मिनी पाकिस्तान है और इसे कुचल दिया जाए, इसको ऐसा कर दिया जाए, इसको वैसा कर दिया जाए। तो क्या एक स्वतंत्र देश के अंदर ये सब कहना उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर शोभा देता है। और मेवातियों के जहाँ तक इतिहास का सवाल है, वो वीडियो भी मैं आपको इसी में दिखाऊंगा। आगे आप देखेंगे कि मेवातियों ने अपना देश प्रेम किस तरह से दर्शाया था। जिस वक्त बाबर का यहाँ पर युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी के ज़माने में, राणा सांगा उस टाइम में यहाँ पर मौजूद थे, राणा सांगा से भी उनका युद्ध हुआ था। तो मेवातियों के ये एक सरदार थे हसन अली खां मेवाती। हसन अली खां मेवाती ने बाबर के साथ समझौता नहीं किया था। बाबर का जबकि उनके पास में ख़त भी पहुंचा था कि मुसलमान होने के नाते तुम मेरा साथ दो, तो उन्होंने कहा था मैं किसी बाहर से आए हुए आक्रांता का साथ नहीं दूंगा, मैं अपने देशवासियों के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने राणा सांगा की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और जब कुछ लोग छोड़ के भाग गए थे तो वो 10,000 कहते हैं मेवातियों के साथ में मिलकर उसकी लड़ाई में
मौजूद थे और मुकाबला कर रहे थे, और बाद में वहीं पर ही उनकी मृत्यु भी हुई थी, यानी उसी जंग के अंदर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी जो वफादारी है वो ये सिद्ध करती है, इतिहास इस बात का गवाह है कि उनकी किस टाइप की वफादारी रही है या उन्होंने क्या वफादारी की है, कैसे है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। आप अगर इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, किताबों में भी मिल जाएगा कि हसन खां मेवाती कौन थे, और हिंदुस्तान में जिस वक्त बाबर ने अटैक किया था तो उन्होंने बाबर का साथ दिया था या राणा सांगा का साथ दिया था। बहरहाल इस वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक। पहले तो वो दिखाऊंगा मैं आपको कि इस झगड़े की जड़ क्या थी, ये झगड़ा क्यों हुआ था, ये झगड़ा कहाँ से चला था, और उसके बाद हसन खां मेवाती के बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बस बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ। हरियाणा के नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हैं। कुछ मौतों की भी खबरें हैं, जिनमें 2 होमगार्ड के जवान शामिल हैं। हिंसा की यह आग अब गुरुग्राम के सोहना और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में पहुंच गई है। नूंह के अलावा फरीदाबाद और पलवल में भी धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस अब तक 11 FIR दर्ज कर चुकी है, 200 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये बवाल भड़का क्यों? दरअसल विश्व हिंदू परिषद पिछले कुछ सालों से मेवात में ब्रजमंडल यात्रा निकालती है, जिसमें 20,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही थी। इसी यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था मोनू मानेसर ने। खुद को गौरक्षक बताने वाला मोनू मानेसर राजस्थान के भरतपुर में हुए नासिर और जुनैद हत्याकांड में आरोपी है और राजस्थान पुलिस के मुताबिक फरार है। कहा जा रहा है कि मोनू के फेसबुक पोस्ट से ही इस बवाल की शुरुआत हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर मोनू इस यात्रा में शामिल होगा तो वो विरोध करेंगे। हालांकि मोनू इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ, लेकिन यात्रा 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि नूंह के खेड़ला गांव में भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ ये ब्यौरा आप सुन ही चुके हैं। लेकिन इस घटना पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की प्रतिक्रिया की चर्चा हो रही है। सांसद जी ने नूंह यानी मेवात को मिनी पाकिस्तान तक बता दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति के चलते मेवात और नूंह का इलाका मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है। देश की आजादी के बाद से ही इन इलाकों में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने राजनीति की और एक समुदाय को शह दी, उसके चलते इस तरीके के हालात बने हुए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो दंगाइयों को कुचल दे। तो क्या वाकई मेवात में मिनी पाकिस्तान जैसे हालात हो गए हैं? आइए इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। हरियाणा के इकलौते मुस्लिम बहुल इलाके नूंह, जिसे मेवात के नाम से भी जाना जाता रहा है, इसका इतिहास दिलचस्प है, जिसे जानना मेवात में रह रहकर भड़क रहे संघर्ष को समझने के लिए जरूरी है। दरअसल मेवात राज्य की सीमा में नहीं बंधा है। हरियाणा का नूंह भी पहले मेवात ही कहलाता था। नूंह हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है। यहाँ लगभग 80% मुस्लिम आबादी रहती है। मेव या मेओस एक मुस्लिम समुदाय है जो मेवात और उसके आसपास पाया जाता है, जिसमें हरियाणा का नूंह जिला, राजस्थान के अलवर और भरतपुर जैसे इलाके शामिल हैं। मेव मुस्लिमों के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू राजपूतों के इस्लाम अपनाने के बाद बनी कौम है। मेव इस्लाम को तो मानते हैं, लेकिन हिंदुओं में चलने वाली गोत्र व्यवस्था को गहराई से मानते हैं। शादी विवाह भी गोत्र के आधार पर ही करते हैं। जाटों की खाप संस्था की तरह मेव मुस्लिमों में पाल नाम का संगठन। कुछ समय पहले तक मेव सभी हिंदू त्योहार भी मनाते थे। मेव मुस्लिम महिलाएं भी कभी बुर्के में नजर नहीं आती थी। मेवात में कुछ मुस्लिम देशों, खासकर सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर की घुसपैठ के कारण मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ आ गई। तबलीग जमात का मेवात में जबरदस्त प्रभाव है। तबलीग जमात महिलाओं की शिक्षा को जरूरी नहीं मानता। आश्चर्य नहीं कि मेवात में महिलाओं की साक्षरता दर महज 36% है। अपराध और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार मेवात का इलाका पिछले कुछ सालों में होता रहा है। जिस मेवात में बंटवारे के वक्त भी हिंसा नहीं भड़की, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त भी शांत रहा, वहां हो रहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे कमाल का संयोग है कि नूंह में भड़की हिंसा के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बयान जारी कर इसे पुलिस और प्रशासन और इंटेलिजेंस की नाकामी बताया है। वहीं नूंह से कांग्रेस के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने भी इसे प्रशासन और पुलिस की ही नाकामी बताया है। मेवात में ये सांप्रदायिक हिंसा की पहली घटना नहीं है। 8 जून 2014 को मेवात में हुआ एक्सीडेंट का केस भी
सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। फिलहाल नूह जिले में भड़की हिंसा के लिए मोनू मानेसर के वीडियो को जरूर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप ये वीडियो देख पाएंगे, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करिएगा, जब बाबर के सामने हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ देना चुना था, भले ही इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। खां मेवाती मेवात के हुक्मरान अलावल खां का बेटा था। इनकी वालिदा अफगान सरदार आजम हुमायूं खां शरवाजी की बेटी थी। शरवाजी की दूसरी बेटी दिल्ली के आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी की वालिदा थी। इस नाते से हसन खां मेवाती इब्राहिम लोधी का मौसेरा भाई था। इब्राहिम लोधी ने दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद मेवात का आजाद हुक्मरान हसन खां मेवाती को बनाया और शाह-ए-मेवात के खिताब से नवाजा और अहमद खां मेवाती से छीने गए 7 परगने भी वापस कर दिए। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हसन खां मेवाती को रियासत विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने करीब 200 साल तक मेवात पर राज किया था। इस बात की तस्दीक राइटर ए कनिंघम ने भी की है कि हसन खां मेवाती शाही खानदान से था और फिरोज शाह तुगलक के जमाने तक पूरी ताकत इनके पास रही। राइटर ने हसन खां मेवाती की सालाना आमदनी 3 या 4 करोड़ रुपए बताई है। हसन खां मेवाती बहादुर नाहर की 6ठी पीढ़ी में पैदा हुए। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही हथियार चलाना और फौज की रहनुमाई करना सीख लिया था, जिसका सबूत हसन खां मेवाती ने अफगानों के खिलाफ जंग में दिया था। अपने वालिद के वक्त ही ये फौज के सिपा सालार बन गए थे। हसन खां मेवाती ने मेवों को इकट्ठा करके एक मजबूत फौज तैयार की, जिसमें करीब 12,000 घुड़सवार थे। हसन खां मेवाती की रियासत अलवर से लेकर दिल्ली तक फैली थी। इनकी जागीर में तिजारा और कुछ परगने नहीं थे, क्योंकि बाबर के जमाने तक ये इलाके तातार खां और अलाउद्दीन आलम शाह के पास थे। बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच सन 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई के वक्त में कौम की फौज ने अपनी बहादुरी और अपने वतन से मोहब्बत की मिसाल कायम की। जब हसन खां मेवाती ने लोधी के साथ मिलकर तलवार उठाई तो हसन खां मेवाती के वालिद साहब अलावल खां इस जंग में मारे गए और बेटा नाहर खां कैद हो गए। हसन खां की बहादुरी और दिलेरी को देखकर बाबर ने हसन खां मेवाती को अपनी तरफ मिलाने के लिए इस्लाम का वास्ता दिया और खत भिजवाया कि हसन खां, तुम मेरे मजहबी भाई हो, राणा सांगा का साथ छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी फौज का सिपा सालार बना दूंगा और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। इस खत के जवाब में हसन खां मेवाती ने कहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और किसी भी हमलावर को अपने वतन में रहने और वतन को गुलाम नहीं बनाने दूंगा। बाबर ने 21 अप्रैल सन 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर राज कर लिया, मगर हिंदुस्तान को फतह करने के रास्ते में अभी बहुत सारी रुकावटें थी। अभी तो उसको उत्तरी यानी नॉर्थ भारत का राजा भी नहीं कहा जा सकता था। उसे हिंदुस्तानियों के दिलों को जीतना था और राजपूतों से टक्कर लेनी थी, जिनकी फौज की रहनुमाई एक बहादुर और साहसी जंगजू राणा संग्राम सिंह के हाथ में थी। राणा संग्राम सिंह के पास एक बहुत बड़ी फौज थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 7 बेहद शातिर राजा और 104 सरदार, जिनको राव या रावत कहा जाता था, और एक महान मेव राजा हसन खां मेवाती, जो अपने 12,000 मेव बहादुरों के साथ राणा का साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ बाबर भारत की गर्मी और खजाने की कमी से परेशान था। उसकी फौज बेचैन थी। हिंदुस्तानी फौज के बहादुरों की कहानियां और किस्से सुन सुनकर उनका जोश ठंडा पड़ गया था। तुझ-ए बाबरी में खुद बाबर के अल्फाजों में लिखा है कि ना हमें अन्न मिलता था और ना हमारे घोड़ों को पानी। दिल्ली का सम्राट बनने में बाबर के सामने राणा सांगा, हसन खां मेवाती, संग्राम शाह मेवाती और दूसरे मेव सरदार दीवार बनकर खड़े थे। इन्होंने बाबर की हुकूमत को मानने से साफ इनकार कर दिया और जंग के लिए तैयार हो गए।
दोस्तों आपको बता दें कि ये तमाम राजा और सरदार मेवात और इसके मिलते हुए इलाकों के हुक्मरान थे। हसन खां मेवाती का लड़का नाहर खां बाबर की कैद में था, इसलिए बाबर का ख्याल था कि बेटे की वजह से दबाव में आकर हसन खां उसकी मदद करेगा और बाबर ने खानवाह की लड़ाई से पहले नाहर खां को छोड़ दिया, मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। हसन खां मेवाती ने अपने मुल्क से मोहब्बत का परिचय देते हुए विदेशियों से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया और राणा सांगा का साथ देने का फैसला किया। दोस्तों खानवाह की लड़ाई जो बयाना के इलाके में हुई थी, इस पूरे इलाके पर मेवों का ही राज था, इसलिए जंग से पहले बाबर ने मेवात के इलाके में शेख जमाली और मुल्ला तुर्क अली को भेजा। बाबर ने ये कदम जंग से पहले अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उठाया था। इसके बावजूद भी 12,000 मेवों ने बाबर के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। 15 मार्च को खानवाह की लड़ाई बयाना के इलाके में फतेहपुर सीकरी से 8 मील की दूरी पर बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। सुबह 7 बजे से शाम तक दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई होती रही। दोपहर के बाद एक तीर राणा सांगा के सिर पर लगा और वो मैदान छोड़कर चले गए। अपने सरदार को मैदान में ना देखकर राजपूत फौज का हौसला टूट गया, मगर हसन खां मेवाती ने हिम्मत और बहादुरी से हालात को संभाला और 12,000 मेव जवानों के साथ जंग में कूद पड़ा। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर हल्दिया के सरदार ने धोखा दे दिया और वो बाबर से जा मिला। हल्दिया के सरदार के धोखा देने के बावजूद भी हसन खां मेवाती बाबर और उसकी जीत के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसकी तलवार आग उगल रही थी, जिस तरफ निकल जाता था उसी तरफ से मैदान साफ हो जाता था। तभी अचानक एक तोप के गोले से हसन खां मेवाती शहीद हो गए। उनके दूसरे बहादुर साथी भी जंग में काम आते गए और आखिर में बाबर की फतेह हुई। बाबर ने तुझ-ए बाबरी में लिखा है, खानवाह की जीत के बाद मैंने सबसे पहले मेवात की रियासत पर ध्यान दिया। राणा सांगा का पीछा करने की बजाय मेवात को दबाना ठीक समझा। जीत के बाद जब बाबर अलवर आया तो तोड़ा भीम के पास हसन खां मेवाती का लड़का अपने परिवार के साथ बाबर से मिला और बाबर ने हसन खां मेवाती की लाश उनके परिवार वालों को सौंप दी, जिसे अलवर में दफनाया गया। इस तरह से एक बहादुर देशभक्त मेव सरदार हसन खां मेवाती की हुकूमत का खात्मा हो गया। बाबर ने हसन खां मेवाती के बेटे को उसकी पुश्तैनी जागीर वापस लौटा दी। दोस्तों हसन खां मेवाती के बारे में पता चलता है कि वो कोटला का रहने वाला था, जहां पर उनके बुजुर्गों ने सैकड़ों सालों तक राज किया था। हर साल 15 मार्च को पूरी मेवात में शहीद हसन खां मेवाती दिवस मनाया जाता है और मेवात की इस अजीम शख्सियत को खिराजे अकीदत पेश की जाती है। तो दोस्तों ये थी शहीद हसन खां मेवाती के बारे में कुछ अहम जानकारी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।